Because propeller moves like a screw. It's like a screw which is going on the wall. So the motion of propeller is also the same. It is moving like a screw. That is why we call it as screw propulsion. I'm not hearing any voices. Are you able to comprehend what I'm telling? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good Yes, morning, sir. sir. मॉर्निंग। अब इसमें क्या होता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम पिच कहते हैं। जैसे एक प्रोपेलर है, एक चक्कर मारेगा तो कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, दैट इज पिच। इन वन रेवोल्यूशन हाउ मेनी मीटर्स इट गोज अहेड, इट्स लाइक अ स्क्रू। अगर स्क्रू को हम स्क्रू ड्राइवर से तो कुछ लकड़ी में जाएगा या दीवार में कुछ अंदर जाएगा ना, सो दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच। तो आइडियली कितना जाना चाहिए वो पिच है। एंड ये डिफरेंस को हम डिस्टेंस माइनस एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय theoretical distance into 100%, वो तो एक्चुअल डिस्टेंस आ गया। अब प्रोपेलर डिस्टेंस कैसे आएगा? आरपीएम निकलता है रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन में x मीटर गया, सो एक मिनट में सपोज 30 आरपीएम है, सो 30x डिस्टेंस आगे गया। सो एक घंटे में गया 30x इंटू 60 और 24 घंटे में गया 24 इंटू 60 इंटू 30x। तो ये उसका डिस्टेंस निकल आया इन 24 आवर्स। एक्चुअल डिस्टेंस उसको ऑलरेडी मिला हुआ है। एक्चुअल डिस्टेंस ऑलरेडी मिला कैसे? जीपीएस से। तो theoretical distance minus actual distance divided by theoretical distance into 100% will give positive slip, मतलब एक्चुअली स्लिप कर रहा है। लेकिन समटाइम्स करंट पीछे से आ रहा है, तो जब करंट पीछे से आ रहा है और हवा भी पीछे से ही, तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस विल बी मोर देन theoretical distance, then the slip will be negative। रिपीट कर रहा हूँ, actual distance is less than theoretical distance, the slip is positive. When actual distance is less than is more than theoretical distance, the slip is negative. And when theoretical distance is more distance, the slip is positive. तो जब आपके करंट पीछे से आ रहा है तो स्लिप आपके नेगेटिव हो जाता है, करंट आगे से है, विंड आगे से है, तो स्लिप पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि आज मैं आपको एक एमसीक्यू में डालूंगा एक प्रॉब्लम, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव के नेगेटिव क्या है आंसर। आज एमसीक्यू भेजूंगा दोनों क्लास को। सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? सर आगे से होगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? भाई स्लिप का मतलब क्या है? तुम स्लिप कर रहे हो, तो एक्चुअली स्लिप कब करोगे? जब नेगेटिव होगा, जब आपका एक्चुअल डिस्टेंस कम होगा तभी ना, तभी स्लिप कर रहे हो ना भाई। स्लिप का मतलब क्या है? स्लिप का मतलब है कि प्रोपेलर पानी में बराबर होल्ड नहीं कर रहा है। जब वो पानी में बराबर होल्ड नहीं कर रहा है तो थ्रस्ट बराबर नहीं दे रहा है। जब थ्रस्ट बराबर नहीं देगा तो एक्चुअल डिस्टेंस कम आएगा। थ्योरेटिकल डिस्टेंस वही है, आया समझ? जब वो स्लिप कर रहा है पानी में, वो थ्रस्ट नहीं दे रहा है। जब थ्रस्ट नहीं दे रहा है सबका और काफी दूर 1 माइल तक दिखता है, जबकि आसपास रफ सी है, वेग में कोई रफ सी नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? क्या रीजन है? क्या रीजन है कि वेग में पानी स्टिल हो जाता है, मतलब कोई वेव नहीं होती उसमें, जबकि आसपास वेव्स हैं और वो वेग काफी दूर तक दिखता है। ऐसा क्यों? किसी को आंसर पता है? चलो मैं बता देता हूँ। इसमें दो मोशन इन्वॉल्व है। एक तो आपका प्रोपेलर जो थ्रस्ट कर रहा है, और चर्न का मतलब घुमा घुमा के भेज रहा है। जब घुमा के भेज रहा है तो पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे। लेकिन उस चीज हो रहा है, आपका जो जहाज यहाँ है, अब यहाँ से आगे जब जाएगा, यहाँ पीछे वैक्यूम छोड़ देगा क्योंकि वो धक्का मार रहा है आगे पानी को। तो पीछे की जगह क्या खाली जा रही है? उस जगह में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब जब पानी सब तरफ से भरता है, सारे एक्शंस जो पानी के हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और वो वहाँ डेड वाटर हो जाता है, इसलिए उसको वेग कहते हैं और 1 माइल तक दिखता है। तो बेसिकली वहाँ फिलिंग हो रही है पानी की जो आपने जगह छोड़ी है, प्लस प्रोपेलर वहाँ चर्न कर रहा है पानी। तो सारे पानी के एक्शंस हैं, वेव सब खत्म हो जाती है और वहाँ डेड वाटर टाइप हो जाता है। आते हैं स्क्रू प्रोपल्शन। तो शिप मूव्स थ्रू वाटर थ्रू प्रोपेलिंग डिवाइस लाइक पैडल व्हील्स। जो आपने बोट में चलाया, पैडल व्हील्स में भी स्क्रू चलता है, तो दैट इज अ प्रोपेलर चल रहा है जो आपकी बोटिंग करते हो पैडल से। और प्रोपेलर्स, these devices impart velocity to the column water which moves in the opposite direction in which it is desired to move the ship. तो पानी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तभी जहाज आगे जाएगा, because it's Newton's third law. Every action's got equal and opposite reaction. So force called reactive force, because of it reacts to the force of column of water, is developed against the velocity imparting device, and this force is called thrust, and it is transmitted to the ship and causes the ship to move through water because of Newton's third law.
So ship propels on basis of Bernoulli's principle and Newton's third law. A pressure difference is created on the forward and aft side of blade and the water is accelerated behind the blades. ये मैं आपको समझाऊंगा diagram से कैसे is transmitted to move the ship through the transmission system, which consists of the rotational motion generated by the engine crankshaft, intermediate shaft, bearings, stern tube, and finally propeller, rotational motion. Now, some people still occasionally refer the propeller as air screw, a very accurate and descriptive term that reflects the basic design and function of propeller. Because screw के जैसे move करता है, but basically screw आपके पानी में नहीं होता है, but screw आपका normally दीवार लकड़ी में होता है, but इसको हम पानी में घुमा रहे हैं. So जैसे आपका प्लेन के ब्लेड्स घूमते हैं वैसे इसका भी ब्लेड घूमता है. प्रोपेलर यूजेस दिस प्रिंसिपल टू प्रोवाइड propulsion थ्रू एयर, मच लाइक थ्रेडेड स्क्रू एडवांसेस थ्रू अ सॉलिड मीडियम. तो इसमें हमारा प्रोपल्शन प्रोपेलर का एयर प्लेन में तो प्रोपल्शन क्या है? इज द प्रोपल्शन ऑफ द प्रोपेलर लाइक अ स्क्रू इन वाटर वेयर द वाटर इज churned as a screw and that creates a thrust. And that's how the ship moves forward as per Newton's third law. A ship's propulsion can be explained by basis of which physics law? One is Bernoulli's principle, one is Newton's third law. Which kind of rudder is this? Exactly. Propeller is basically a phosphorus bronze portion आगे लगा हुआ है, that is known as hub. What is a hub and all? So propeller is a rotating fan-like structure which is used to propel the ship by using the power generated and transmitted by the main engine of the ship. So the transmitter power is converted from rotational motion to generate a thrust which imparts momentum to water. So आपका जो propeller turn कर रहा है उससे पानी का thrust हो रहा है. The solid cylinder is located at the center of the propeller. उसको कहते हैं hub. Shapes or barreled and the propeller blades are attached to that hub. It is an energy saving device that can enhance propeller efficiency and requires less power to propel the vessel forward because all your blades are connected there. Then the efficiency is better. And if the hub is not there, then the propeller will not be aligned and it will will start huddling. That means it will start moving erratically and that will not create a proper thrust. And that will create vibration stresses also. Now, propeller hub is also known as BOSS, B-O-S-S. So that is another name of propeller hub. Is BOSS. So the central portion of screw propeller which carries the blades and forms a medium attachment to the propeller shaft is known as the propeller hub. That is propeller. सर बॉस दिखाया था कि प्रोपेलर भी दिखाया था? तो वहाँ प्रोपेलर लगता है. प्रोपेलर दिखाया था. हाँ तो प्रोपेलर बॉस के पहले है ताकि बॉस उसको फिट करे, नहीं तो बॉस क्या फायदा क्या है? पंखे के आगे देखते नहीं हो हब लगा होता है. पंखा देखा है? सीलिंग फैन. सीलिंग फैन पे देखो एक ऊपर स्ट्रक्चर लगा होता है, कवर लगा होता है कि नहीं? अगर वो कवर नहीं है पंखे में तो पंखा आवाज करेगा. बीच में पंखे के ऊपर देखो अपने दीवार पे पंखा है, पंखे पे ब्लेड लगे हुए हैं, ब्लेड के बीच में कवर सा लगा हुआ है, उस कवर को ही हब कहते हैं. सो सिमिलरली ये भी पंखा है, इस पे भी कवर है. तो दैट इज कनेक्टिंग द ब्लेड्स. अदरवाइज क्या होगा? ब्लेड्स मिसअलाइंड हो जाएंगे और पंखा भी आवाज करेगा, वाइब्रेशन स्ट्रेस बढ़ेगा. So that is your hub. अब रेक समझाने से पहले डायग्राम करते हैं, then we'll come to this. That is रेक. तो पंखे का एंगल बना दें. So जो एंगल बना रहा है with the perpendicular, that is रेक. कितना एंगल बना रहा है उतना ज्यादा रेक है. अगर वो पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं, if you're turning towards the back side, then that is known as aft rake. पीछे की तरफ मोड़. Forward rake is negative. अब इसको समझाते हैं कैसे. We have turned it towards the after end at some angle. It's maybe about 30, 35, 40 depending on the type of ship. Now if we have turned it behind, the blades towards the forward or aft, Bernoulli's principle will work. इस पोर्शन में सिर्फ न्यूटन का फोर्स लग रहा था. But now when we have turned the blades either aft or forward, then the Bernoulli's principle will also act along with the Newton third law. Now when it's turned aft, the water starts flowing faster here because there is no hindrance. When the water starts flowing faster, the velocity is more. And when the velocity is more, as per Bernoulli's principle, PV is equal to constant. So V is more, P will be less. So pressure will be less in this region, aft of this region. That is, if you see from here, from stern, aft of the propeller blades will be having less pressure. If you're seeing from stern. Here, the water flow is reduced, so the velocity is less, so the pressure is more.
So on the forward side of the blade, the pressure will increase, and that is going to push the ship and the propeller. Now when it's going to push the ship and propeller, you already have a thrust which is pushing the ship. That is this arrow. So the final force will be red arrow plus brown arrow will give you a green arrow. Now green arrow is a final force which is Newton's third law, force because of that, Fn, plus this force which is due to Bernoulli's principle, Fb. So you have a final force of Fn. So because that's more, the thrust is more, your speed is increased, your maneuverability is increased. Because this is added, your Bernoulli's force is added, you tell this as positive because it is in the positive direction along the Newton's third law, not against it. So that is why this is known as aft rake, because it is towards the aft direction, and positive because it is FB is positive. कोई क्वेश्चन? aft rake और सर वो प्रेशर सिस्टम्स बता बेंड हो गया पीछे, ये इसको क्लियर है? ये अब क्लियर है? वाला जो प्रोपेलर आफ्ट रेक वाला है ये नॉर्मल शिप्स में होता है टू इंक्रीज योर स्पीड, नॉर्मल शिप्स में। लेकिन ये वाला जो प्रोपेलर है फॉरवर्ड रेक एंड नेगेटिव रेक, ये होता है वर्क बोट, मतलब जो डीपी वेसल्स हो गया जिसको एक जगह पे काम करना है, या जिसको डाइविंग वेसल है उसको एक जगह पे काम करना है, या केबल लेइंग वेसल है या पाइप लेइंग वेसल है, उनको ज्यादा आगे पीछे नहीं होना, मूवमेंट बिल्कुल कम रख। लेकिन पानी का बहाव है तो उसको बर्नौलीज प्रिंसिपल का फोर्स उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, इसलिए इसको हम नेगेटिव रेक कहते हैं। इसको फॉरवर्ड रेक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज बेंड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड फ्रॉम द परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। अगर हमने इसको बर्नौलीज और बेंड किया तो इसका फोर्स और बढ़ गया, तो फाइनल स्पीड 0 हो गई, क्योंकि वो अगर हमने इसको एडजस्ट किया कि और बेंड कर दिया, एडजस्टमेंट में हाइड्रोलिक्स लगा, बोट स्टेशनरी रहेगी पानी में, चाहे करंट है चाहे वेव हो। तो वर्क बोट में काम आता है जो डाइवर्स जा रहे हैं नीचे, या केबल लेइंग वेसल है, या पाइप लेइंग वेसल है, या डीपी वेसल है, उन सब में दिस काइंड ऑफ फॉरवर्ड रेक और नेगेटिव रेक इज यूज्ड। दोनों क्लियर है अब? हाँ जी सर, ये मतलब डीपी वेसल और ये जो पाइप लेइंग वेसल्स होते हैं और उसमें सिमिलरली एक डाइवर की वेसल है, बोट है, उसको कंट्रोल करना है कि उसको वहीं रहना है, क्योंकि डाइवर अगर ऊपर आएगा बोट नहीं रहेगी तो उसको घबरा जाएगा ना, तो उसको तो वहीं रहना है, तो वो उसको उस तरह से पोजीशन मेंटेन करे। सिमिलरली केबल लेइंग, केबल एकदम फटाफट तो नहीं डाल के निकल जाएगा, तो उसको धीरे धीरे जाना है, तो उसके हिसाब से वो रेक कंट्रोल करेगा सो दैट द मूवमेंट इज स्लो। एंड सिमिलरली उसको भी इतना मूवमेंट नहीं करना पानी में, तो उसको वहीं रहना। हाँ, वो उस टाइप के प्रोपेलर होते हैं, वो एजिमुथ वाले प्रोपेलर हब। Rake can be slightly negative, leaning towards the boat, or positive, leaning away from the boat. So range can be -5 to 30 degrees depending on type. So average rake is for most outboard propeller is 15 degrees. So rake is a forward or aft slant of the propeller blade with respect to line perpendicular to the propeller axis of rotation. So positive rake is known as aft rake when the propeller blades slant towards the aft end of the propeller. अभी जो डायग्राम्स है उससे आपको, दैट इज व्हाई आई मेड अ सेपरेट डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपको इससे समझ नहीं आएगा कि क्या रेक है, इसलिए मैंने डायग्राम अलग से बनाए। ये पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, ये आगे की तरफ, ये आगे तरफ थोड़ा बेंड हो रहा है, ये नॉर्मल है। सो द रेक इज द डिग्री दैट द ब्लेड स्लैंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन रिलेशन टू द हब। The rake can affect the flow of water through the propeller as implication with respect to boat performance. So aft rake से क्या हो जाता है, ट्रिम हो जाता है बॉव को अपवर्ड्स, और उसके कारण स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो विच रिजल्ट्स इन लेस वेटेड एरिया, तो रेजिस्टेंस कम होती है और आप स्पीड में निकल जाते हो। जैसे आउटबोर्ड मोटर वाली है, आउट ब्रेक लगा के स्पीड में निकल गए, तो उसमें भी आप निकल सकते हो, और शिप्स में लगाते हैं उसमें तो आउटबोर्ड मोटर। तो दैट इज व्हाई आई मेड दैट डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि है क्या वो। और में नोट्स में कुछ समझ नहीं आएगा, किताबों में कुछ समझ नहीं आएगा। ट्रिम वाला फंडा एक बार बता देंगे, ये ट्रिम हो जाएगा और उससे स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप बोट देखो, फास्ट बोट क्या होती हैं, आगे से उठी होती हैं, स्पीड में जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि जितना पानी में बोट आएगा उतना ज्यादा पानी का रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना ज्यादा स्पीड कम मिलेगा। इसलिए जब स्पीड रेसिंग होती है, अगर आप देखो तो बोट लिटरली पानी के ऊपर हो जाती है, थोड़ा सा पानी दबा रहता है और एकदम स्पीड बोट जो होती है एकदम ट्रिम में निकल जाती है, हाई स्पीड में। देखा है कि नहीं? वीडियो में देख लेना बाद में। तो वो
अगर वो ट्रिम नीचे रहेगा, अगर पानी का वेटेड एरिया ज्यादा है तो उसको पानी का रेजिस्टेंस मिलेगा, स्पीड कैसे बढ़ेगी फिर? इसीलिए वो ट्रिम बढ़ा के स्पीड निकाल लेते हैं। तो जब आपने रेक बढ़ाया तो आपका ट्रिम भी बढ़ गया, आपकी स्पीड भी बढ़ गई। बट नॉर्मल शिप में ट्रिम का खास फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज इन स्मॉल बोट्स, उसमें ज्यादा होता है। बट बड़े जहाज में इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, ओनली रेक से बर्नौली इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी स्पीड में फर्क होगा। ये नहीं कि 5 नॉट बढ़ जाएगा, आपका आधा 1 नॉट का फर्क पड़ जाता है रेक से। नॉट नहीं, 5 नॉट बढ़ा सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं। बट छोटी बोट्स में यस कर सकते हो, बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस इतना नहीं है। छोटी बोट है तो पानी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है ट्रिम से, बड़े जहाज में तो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म इज स्क्यू। जैसे हाफ ट्रैक में अभी स्पीड ज़्यादा मिलती है हमें, अगर फॉरवर्ड प्रोपल्शन है, स्टर्न प्रोपल्शन में कम हो जाता होगा ना? टर्न प्रोपल्शन में इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा, यस। टर्न प्रोपल्शन तो का हम लोग इतना जो नहीं ये ले रहे बोलते हैं। हैं कि 25% है सिर्फ स्टर्न प्रोपल्शन, या कुछ ऐसा बोलते हैं प्रोपेलर, वो क्या होता है उसका मतलब? देखो, स्टर्न प्रोपल्शन जो पावर है वो कम होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड प्रोपल्शन। स्टर्न प्रोपल्शन पावर हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड प्रोपल्शन, बिकॉज ये रेक है, वो रुकावट देता है ना स्टर्न में, थोड़ा सा वो रुकावट देगा स्टर्न प्रोपल्शन में। तो हमें तो स्टर्न इसी प्रोपल्शन, रीजन से बोल हाँ वो इसी रीजन। हमें स्टर्न हमेशा थोड़ा ना जाना है, वो तो कभी कभार स्टर्न प्रोपल्शन करना है ना, एवरी टाइम स्टर्न तो नहीं करना है ना, लेट गो। तो मैं वही तभी पूछ रहा था। फ्रॉम द परपेंडिकुलर। बट ये जो स्क्यू है इस साइडवेज टर्न कर रहा है, तो जैसे ही ये साइडवेज ज्यादा टर्न करेगा, जैसे हमारी फिरकी बनती थी उसमें ऐसे स्क्यू था, तो जितना ज्यादा स्क्यू होगा उतना ज्यादा फिरकी ज्यादा तेज चलती थी, तो उतना ज्यादा जहाज भी तेज चलेगा। और स्क्यू अब ये कैसे होगा वो मैं आपको अलग डायग्राम से समझाता हूँ। तो स्क्यू बेसिकली ऐसे है टर्न कर, जिसको हम कहते हैं ट्रिम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमसे ऊपर वाला टिप ऑफ द ब्लेड है, तो टिप ऑफ द ब्लेड ये टिप है, ये टिप है। तो रेडियस होता है सेंटर से कितना, चक्री से कितना दूर गया वो रेडियस है। नाउ इसमें राइट हैंडेड ब्लेड जब ये चल रहा है, इसको कहते हैं आफ्ट स्क्यू, क्योंकि जो चोंच है वो पीछे की तरफ मुड़ी, इसमें आगे की तरफ मुड़ी है, ये पीछे की तरफ मुड़ी है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपका मोशन हो रहा है लेकिन वो पीछे पीछे से आ रही है, ट्रेल कर रही है, क्योंकि ये वाला जो एज सबसे बड़ा है उसको कहते हैं लीडिंग एज। तो यहाँ लीडिंग एज ये वाला है, ट्रेलिंग एज ये वाला, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। सिमिलरली इसमें लीडिंग एज छोटा है, ट्रेलिंग एज बड़ा है। तो इसमें लीडिंग एज जो है उसका एरिया काफी ज्यादा है। जब एज में एरिया काफी ज्यादा है, वो पानी को अच्छी तरह और ज्यादा काट रहा है। जब पानी को जल्दी काट रहा है, उसमें पानी का बहाव भी तेज हो रहा है, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाता है पीछे की तरफ ब्लेड के, तो यहाँ प्रेशर आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो ब्लेड को धक्का मारता है, और न्यूटन का फोर्स के साथ, जैसे ये आपने देखा फॉरवर्ड स्क्यू में, द ब्लेड इज टर्न्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्टेंस यहाँ सबट्रैक्ट कर, ये बर्नौली आगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप जी सर, एंड फिर बिल्ज कील करके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा शिप कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, चाय के बाद आप पे लेक्चर है क्या? हाँ, आज कभी कंटिन्यूअस है। हेलो सर। सेकंड, हाँ जी बोलो जी। सर ये जो स्क्यू में ये जो प्रोपेलर का वो वाला था, क्या कहते हैं, लीडिंग ब्लेड, उसका सरफेस एरिया ज्यादा कैसे होगा? वो तो सब एक ही बराबर होती है ना सारी ब्लेड्स। देखो, ब्लेड तो बराबर होती हैं, अभी आपको दिखा देते हैं कैसे सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब ये वाला जो है, ये स्क्यू देख रहे हो, तो यहाँ जो जब कट रहा है पानी में, तो ये जो सरफेस एरिया है बेसिकली, अगर आपका इस तरफ काट रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एज, तो जब ये काट रहा है आपका इधर एक कर्व बन जाता है। इधर में अगर ये इधर काट रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका इस तरफ बेंड है, ठीक है, ये कर्व इधर बना हुआ है। अब इधर में फ्लो ज्यादा बनेगा क्योंकि ये ऐसे कर्व किया हुआ है, तो यहाँ फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, और पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ कम ऐसे बेंड हुआ है। तो वहाँ क्या होगा, वहां से प्रेशर मारेगा और ये इसके ऑपोजिट काम करेगा। लेकिन अगर ये इस तरफ घूम रहा है, सपोज ये अब राइट हैंडेड घूम रहा है, अभी ये लेफ्ट हैंड घूम रहा होता तो अलग बात थी, अभी ये राइट हैंडेड घूम रहा है, और ये राइट हैंडेड घूम रहा है ये प्रोपेलर, तो पानी का बहाव इधर क्या हो रहा है, पानी का बहाव जब इधर घूम रहा है, तो यहाँ जो ब्लेड जो काट रहा है, this velocity will be more here, तो pressure will be, यहाँ velocity will be less, क्योंकि ये आपका काट रहा है, तो velocity will be less in this side,
so pressure will be more here compared to that side. तो इधर से ये पुशिंग होगा. अब ये कर्व हो रहा है यहाँ, तो यहाँ आपका अंदर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ गया और इधर में प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया. तो ये यहाँ से धक्का मारेगा तो आपका पीछे से धक्का मारेगा, तो आपको एडिशनल हो जाएगा. लेकिन अगर वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता तो वो उल्टा बर्नौलीज प्रिंसिपल लगता. अच्छा सर, ठीक है. Now the transverse sweeping of blade when viewing the blade from fore and aft is known as asymmetrical shape. अगर आपने देखा है, अगर ऐसे बीच में रहता तो सिमेट्री है, लेकिन अगर एक तरफ टर्न हो गया तो सिमेट्री इज नॉट देयर, सो इट इज asymmetrical. So aft skew is positive skew where the blades sweep in a direction opposite to the rotation. Now if it is rotating on the clockwise, so then this becomes aft skew. It is all located, if it was, this was going in left-handed propeller, it would be forward skew. So forward skew is negative skew where the blades sweep in the same direction as the rotation. So that means apex is in the direction of rotation of the blade. Skew is as the blade rotates, the skew ensures that the radial sections of the blade do not pass through the same section together, but their entry is delayed slightly from hub to tip. Because जब वो टर्न कर जाता है तो पूरा सेक्शन एक तरफ एक साथ नहीं आ रहा, आपका एक पॉइंट पहले आ रहा है. जैसे अगर ये लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर होता और फॉरवर्ड स्क्यू होता तो ये अगर ये लेफ्ट हैंडेड होता तो एक सेक्शन पहले आ रहा है और दूसरा सेक्शन बाद में आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा. अगर एक ब्लेड ऐसे सीधा रहता तो एक साथ सब आते. सिमिलरली ये अगर ये पॉजिटिव स्क्यू है और राइट हैंडेड प्रोपेलर है तो ये वाला पोर्शन पहले आएगा और पीछे वाला एपेक्स बाद में आएगा. So the all positions are not coming the same time. अलग अलग टाइम में सब आ रहे हैं because asymmetrical हो जाता है propeller in skew. So a skewed blade can reduce your vibration also. तो एक ब्लेड अगर स्क्यू है, एक तो आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल का भी काम आ रहा है, दूसरा वाइब्रेशन भी कम हो रहा है. अदरवाइज नॉर्मल ब्लेड से वाइब्रेशन ज्यादा था क्योंकि सारे पोर्शन एक साथ आ रहे थे. यहाँ हर एक पोर्शन एक साथ नहीं आ रहा, अलग अलग टाइम पे आ रहा है. सो आपके वाइब्रेशन भी इसमें कम हो जाता है. अब हम इसके जरा सेक्शंस बताएंगे प्रोपेलर के. तो एक आता है आपका ब्लेड फेस, जो आपको यहाँ पीछे अगर आप सामने देख रहे हो तो ये वाला ब्लेड फेस है. इसके पीछे साइड को कहते हैं ब्लेड बैक. जहाँ वो ज्वाइन कर रहा है इसको कहते हैं ब्लेड रूट. दिस इज द ब्लेड रूट विच इज ज्वाइनिंग द हब. दिस इज द ब्लेड फेस. बैक साइड इज नोन एज ब्लेड बैक. So blade back is the suction side, the side facing away from you when moving the blades from the stern. तो यहाँ है ये root आ जाता है, ये shaft है, face है, ये blade back है. Now blade tip क्या है? The maximum reach of the blade from the center of the hub that separates the leading and trailing edge. अब इसमें suppose this was right-handed propeller, so this edge will become the leading edge and this edge will become the trailing edge. पीछे पीछे जो आ रहा है, जहां ज्वाइन किया इसको कहते हैं ब्लेड रूट. दिस इज द टिप. द मैक्सिमम डिस्टेंस इसका है सेंटर. सो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर बिकम्स द रेडियस ऑफ द ब्लेड. बेंड टुवर्ड्स आफ्ट इज रेक एंगल, इज आफ्ट रेक. इट्स बेंड फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड रेक. सो हियर द लीडिंग एज, हियर द ट्रेलिंग एज. दैट इज द बैक एंड दैट इज द फेस. व्हेन यू लुकिंग फ्रॉम अ स्टर्न, दिस इज योर फेस एंड दिस इज द बैक. दैट इज द हब वेयर इट इज जॉइंट. द रेडियस ऑफ प्रोपेलर. So radius is the distance of the tip to the center of the hub. That is the radius of propeller. So radius of propeller disc is the distance of propeller tip from the axis of rotation. It is also called a tip radius. आते हैं pitch. So the linear distance, that means in the fore and aft direction. Linear distance, the propeller would move in one complete revolution through a solid medium, not allowing for any slip. That is the theoretical definition of pitch. Usual operating situation, the slip will occur as a propeller rotates absolute forward motion. Actual pitch is less than theoretical pitch of slip. So theoretical pitch is more, actual pitch is less because of slip. Now we have 4 types of propeller, but we'll do only 2 types. One we'll do constant, fixed or fixed pitch, and we'll do what is controllable or variable pitch. इस pitch को हम नहीं करते, हम ये वाला करेंगे. फिक्स पिच का मतलब फिक्स ब्लेड है, उसका पिच इक्वल टू रेडियस है, वो फिक्स्ड हो गया. इट इज नॉट चेंजिंग. पिच उसका बराबर है, वो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड हो गया. प्रोपेलर फिक्स्ड है तो पिच भी फिक्स्ड है. वेरिएबल पिच प्रोपेलर में क्या हो रहा है, या कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर में आप उसको हाइड्रोलिक से कंट्रोल कर सकते हो. सो दैट इज कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर.
अभी हम कराएंगे, आई विल शो यू द वीडियोस आल्सो ऑफ दैट. सो पिच जो किया था, दैट इज द theoretical distance of advance one revolution a screw will produce. This difference between the actual and theoretical. So theoretical minus actual divided by theoretical into 100% will be percentage slip. Negative slip will be when your actual is more than theoretical. Positive will be when theoretical is more than. इसको छोड़ देते हैं, प्रोग्रेसिव पिच को नहीं करते हैं. कांस्टेंट पिच का मतलब फिक्स्ड है, बराबर पिच. हाँ, क्या पूछ रहे हैं? जैसे पिच और स्लिप वाले एक बार वो दिखाना स्लाइड जिसमें दोनों की डेफिनेशन थी. यही है डेफिनेशन दोनों की. स्लाइड तो है सामने. नहीं, वो पीछे वाली एक स्लाइड थी ना जहाँ पे स्टार्ट किया था आपने. अच्छा, वो वाला, ये वाला. अच्छा, देखो की बात कर रहे हो सर. इसमें ये थ्रू है सॉलिड मीडियम लिखना पड़ेगा ना. आप सॉलिड मीडियम लिखो नहीं, छोड़ दो. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लिख दो. नॉट अलाउइंग, ये आप सॉलिड मीडियम छोड़ दो. जस्ट से द लीनियर डिस्टेंस द प्रोपेलर वुड मूव इन अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, नॉट अलाउइंग फॉर स्लिप. सॉलिड मीडियम को छोड़ो, सॉलिड मीडियम को छोड़ दो, उसको लिखो ही नहीं. ठीक है, थ्रू सॉलिड मीडियम नहीं लिखना. जस्ट राइट नॉट अलाउइंग फॉर स्लिप. पानी में मूव कर रहा है ना, तो आपकी थ्योरेटिकल स्लिप होगी. बगैर स्लिप के स्लिप लग गया, क्योंकि वो, उसको आप छोड़ दो. मैं तो ठीक कर दूंगा, लेकिन वो एमएमडी वाला गड़बड़ कर देगा, इसलिए आप उसको सॉलिड मीडियम को हटा दो. ओके सर. अच्छा, ये पिच वाला, ये वाला भी छोड़ दें, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं. अच्छा, ये वाला आपका कांस्टेंट पिच है. प्रोग्रेसिव पिच को छोड़ दो. कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है पिच, दैट इज नॉट चेंजिंग. वी विल नॉट डू प्रोग्रेसिव पिच, उसको छोड़ दो. अब हम करते हैं वेरिएबल. ये फिक्स पिच है, ये बराबर पिच लगा हुआ है. अब ये अगर राइट हैंडेड है तो स्क्यू क्या है इसमें? ये राइट हैंडेड प्रोपेलर है, तो कौन सा स्क्यू है इसमें? आफ्टर स्क्यू सर. स्क्यू, तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव के नेगेटिव स्क्यू? पॉजिटिव. समझ आ गया. तो ये आपका हब हो गया, ये रूट आ गया, ये टिप आ गया, ये फॉरवर्ड फेस हो गया, वो बैक फेस हो गया. तो यहाँ अगर आप देखो कि यहाँ जो एरिया ज्यादा हो रहा है, देख नहीं रहे हो? यहाँ जैसे अगर आप इधर घूमोगे तो जो वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? रुकावट आ रहा है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा. यहाँ आपका इसकी जगह ज्यादा बन जाए, इसकी ज्यादा बन रही है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है? यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो रहा है इसके पीछे की तरफ. और यहाँ क्योंकि इसमें इतनी रुकावट आ रही है, यहाँ रुकावट कम है, यहाँ रुकावट नहीं है, तो वेलोसिटी बढ़ गई. तो यहाँ आपकी वेलोसिटी कम हो गई, प्रेशर बढ़ गया, तो पीछे धक्का मारा. यहाँ आपकी वेलोसिटी बढ़ गई पीछे की तरफ, तो प्रेशर कम हो गया, यहाँ से आपने धक्का मारा और आपका स्पीड बढ़ जाएगा. यहाँ टर्न कर रहा है और यहाँ टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही. तो यहाँ अगर आप देखो कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर, इसमें हम ब्लेड चेंज कर रहे हैं. कंट्रोलेबल पिच में क्या हो रहा है कि इसका पिच चेंज कर रहे हैं, मतलब ब्लेड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. पिस्टन चल रहा है, शाफ्ट चल रहा है, सो हाइड्रोलिक से दिस विल मूव एंड the blades will change, and that's how, despite your shaft turning all the time continuously, you can control your ship by your pitch. Dead slow head, dead slow stern, everything with the pitch changing. Your shaft is not stopped. इसका मतलब आप स्टॉपेज नहीं कर रहे हो इंजन को. इंजन तो चल रहा है, ब्लेड के डायरेक्शन से आप स्टॉप कर रहे हो जहाज को. सो डेड स्लो अस्टर्न, डेड स्लो अहेड, फुल अहेड, सब इसी में चल रहा है. तो आपकी एयर की जरूरत इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर. अभी आपको वीडियो भी दिखाएंगे उसका. सो इसमें आपके जरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके देन आई विल शो यू वीडियो. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर? So when you have a controllable pitch propeller, so your maneuverability is improved. So coming alongside is also improved. Number 2, it allows your engines to operate at optimum revolution. So it can operate in optimum revolution with a controllable or variable pitch propeller. We do not have to reverse the engines because the shaft is continuously moving in same direction. But because of changing pitch, you can change the direction of the ship's motion. अब वो दिखाएंगे आपको कैसे variable pitch propeller काम करता है. Number 4 advantage here is because air is not being used, only for starting your engine the air is used. After that, air is not required for changing the direction, which normally in a normal ship was required. Movements were reduced because of that. If you had given so many movements, wo air khatam ho jati. So this reduced side of air compressor is there when you have controllable pitch propeller, because air is not that much used. It improves propulsion efficiency at lower loads. So at lower speed, your efficiency is improved with variable pitch propeller or controllable pitch propeller. Now, what are the disadvantages of VPP or
controllable pitch propeller. One is your cost is more because a lot of hydraulics required in this, a lot of connections required here. Initial cost is more. Number two, it is very complex and maintenance problems will be there because it can have leakages and all. So maintenance problems will be there. Number three, the stern tube loading is increased because of increased weight and because of a lot of pipeline connections. Stern tube loading is increased. Tube bearing diameter is larger to accept the larger diameter shaft required to allow room for oil tube. So your stern tube size is increased, so that becomes cumbersome. Then you have lower propulsive efficiency at maximum continuous rating. That means for more RPM, the propulsion efficiency is reduced, but at low RPM, that efficiency was more. But for high RPM, the efficiency was less. Now in dry dock, to remove the entire propeller along with the pipelines and all, everything has to be removed because otherwise the maintenance cannot be done. So that is the problem of the VPP or variable propeller, controllable propeller. These are the disadvantages. हाँ बोलिए सर, ये हाई आरपीएम पे क्या कहते हैं एफिशिएंसी कम क्यों होती है? क्योंकि इसका जो ब्लेड है ये घूम जाता था ना, तो हाई आरपीएम में वो टर्निंग इफेक्ट पूरा नहीं आता. अगर वो कंटिन्यूस एक पार्ट हो तो बर्नौली प्रिंसिपल पूरी तरह काम आता. अब इसमें है कि थोड़ा बहुत ये इधर उधर मूव कर लेता है फ्लैप इसका प्रोपेलर का ब्लेड का बिकॉज ऑफ द वाटर मूवमेंट. तो उसमें इफेक्टिवनेस विल बी लेस इन हाई आरपीएम, बट लो आरपीएम में द इफेक्टिवनेस विल बी मोर. सर मतलब मूव कर देता है, मतलब वाटर प्रेशर से? हाँ, वाटर प्रेशर से थोड़ा बहुत मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं ना इसमें, तो पूरा इफेक्ट नहीं आता क्योंकि आपने तो लगाया हुआ है ना, पर पानी का प्रेशर आप प्रोपेलर घुमा रहे हो, ठीक है. तो थोड़ा बहुत इसमें वाइब्रेशन के कारण जो इफेक्ट एक फिक्स्ड वाले का होता था वो नहीं आता, इसलिए वो एफिशिएंसी कम हो जाती है हाई आरपीएम. स्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो में ये बेटर. देन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि ऑयल सील लीक कर सकती है. टू बी ऑयल कूल्ड होगा सो इसमें लीकेज आ सकती है, सो इसलिए ये रिस्क है वेरिएबल पिच प्रोपेलर का. और एक और रिस्क है इसमें कई बार एयर लॉक हो सकता है, फिर आपका इसका प्रोपेलर ही नहीं चलेगा ना, एयर लॉक हो जाएगा. तो एयर लॉक हो गया तो हाइड्रोलिक काम नहीं करेगा. फिर एक और इसका प्रॉब्लम है लीकेज भी हो सकता है, वो ऑयल लीकेज हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोलिक सिस्टम. सर एयर लॉक मतलब? अब आपने हाइड्रोलिक चलाया कभी, वाल्व चलाए कि हाइड्रोलिक से? हाँ सर, वाल्व चलाए तो है सर. और उसमें कभी आपको पर्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ सर, एक बार करी थी. तो उसको क्या कहते हैं, पर्जिंग क्या होती है? सर उसमें ऑयल वगैरह चेंज करा था कुछ, क्योंकि लीक हो रहा था, वो ऑयल निकल गया था उसका. हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम हमेशा होती है जब एयर बबल आ जाता है, वो एयर लॉक हो जाता है सर, उससे वो झटके मारने लगता है अंदर. हाँ, तुम लोग का एक्चुअली पता नहीं होता, तुम लोग ने पंप चला दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअली एयर लॉक होता है, वो एयर निकालनी होती है. एयर रिलीज नहीं होगी तो एयर अंदर लॉक कर देगा. तो एयर आ जाती है हाइड्रोलिक्स में और उससे प्रॉब्लम होती है. सिस्टम बंद हो जाता है. वाइब्रेशन होती है ना? वाइब्रेशन नहीं भाई, बबल एयर का चला जाता है. वाइब्रेशन की बात कहाँ से आ गई इसमें? आपके हाइड्रोलिक चाहे क्रेन हो गई हो, हाइड्रोलिक के वाल्व्स हो गए हो, हाइड्रोलिक की कुछ भी सिस्टम हो, एयर इसमें अगर चली जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. तभी आपको उसमें निकलती कैसे है सर? आप लोग पर्जिंग बेटा, अब ये सब चीजें तो यार अब तो जहाज पे जाके करोगे ना, यहाँ तो हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे, पर्जिंग थोड़ा करा रहे हैं. वाल्व बंद होने में पता है ना, इमरजेंसी वाल्व बंद करना नहीं हो रहा है, एयर आ गया, फिर और पंप्स रखे होते हैं डेक पे, कैसे करते हो उसको? मैनुअल हाइड्रोलिक पंप लगा के करते हैं सर. आप समझ आ गई ना? तो इसकी भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे? फिर अब आ गया समझ. वाल्व को अगर समझो, दिमाग में लो वाल्व को, तो प्रॉब्लम समझ आ जाएगी. चलो अब स्टर्न ट्यूब करते हैं और इसको खत्म करके देन वीडियो करें ना. आपकी जो सर लेफ्ट प्रोपेलर का एक बार थोड़ा भाई जो क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में जाएगा उसको क्या कहेंगे भाई? घड़ी की डायरेक्शन में घूमेगा उसको क्या कहते हैं बेटा? घड़ी कैसे चलती है सर? वो वाला डायग्राम देखा था, उसमें था क्या वो कि जो राइट की तरफ मूव वो अलाइन हो रहा था? उसको तुम छोड़ दो, तुम घड़ी का डायरेक्शन क्या है ये बताओ. घड़ी का डायरेक्शन क्या है? घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है. तो अगर प्रोपेलर भी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर पीछे देख रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? राइट हैंडेड. क्या कहेंगे भाई? अस्टर्न गया तो फिर लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा भाई. तुम अस्टर्न फॉरवर्ड जाने में तो उल्टा तुम समझो, ऐसा है राइट हैंड. पहले पूरा भी कंफ्यूज नहीं हो, एक एक बात से. राइट घूम रहा है, राइट डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट हैंडेड है. अस्टर्न की बात नहीं करो. राइट हैंड प्रोपेलर अस्टर्न जाने में स्टारबोर्ड साइड जाएगा.
अब वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है प्रोपेलर, उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर, और उसको अगर हम स्टर्न करेंगे तो हमारा बाव जो है पोर्ट पे जाएगा स्टर्न में। लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर में स्टर्न मूवमेंट में बाव पोर्ट में जाता है, राइट हैंडेड प्रोपेलर में स्टर्न मूवमेंट पे स्टारबोर्ड पे। आप लोग शिप हैंडलिंग नहीं पढ़ते हो क्या? शिप हैंडलिंग हमने पढ़ी नहीं। सर अभी करवाया नहीं गया शायद ये टॉपिक। ये करवाया है, लेकिन सर उल्टा बताया गया सर हम लोग को कि अगर राइट हैंडेड में अगर फास्ट टर्न में जाएंगे तो पोर्ट को जाता है ना सर। स्टारबोर्ड को जाता है, क्या बात है। नहीं हमारा सर अभी नहीं जहाज करवाया। हाँ सर, हाँ वो जब स्टारबोर्ड ही बताया था, स्टारबोर्ड पे जाएगा। लोग सब उल्टा बोलते हैं। अरे हर एक जहाज में राइट हैंडेड प्रोपेलर होता है, बहुत कम जहाज में लेफ्ट हैंडेड होता है। तो लेकिन अगर वो लेफ्ट हैंडेड लगाया पहले बता देते हैं, नहीं तो कप्तान तो उल्टा समझ लेगा बैठ के। वो तो हमेशा कप्तान तो स्टारबोर्ड लेके बैठा होता है कि हम टर्न करेंगे स्टारबोर्ड जाएंगे, इसलिए पहले उसको तो सर बता ये दिया जाता है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होगी उसी से पता लगेगा कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड, मतलब कंस्ट्रक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें। रोल ही रोल है, कंस्ट्रक्शन का तो रोल है ही ना। तो इंजन कैसे चलेगा? इंजन को जो पहले फिक्स किया, ये थोड़ा ना कि आप दोनों डायरेक्शन घुमाओगे जहाज को। प्रोपेलर एक ही डायरेक्शन जाएगा, चाहे लेफ्ट या राइट। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से उसको घुमाते रहो बैठ के। प्रोपेलर आपकी डायरेक्शन आपको पहले फिक्स किया होता है, ये इधर जाएगा उधर जाएगा। ट्विन स्क्रू क्या होता है? चलो बोलो, व्हाट इज ट्विन दो स्क्रू? क्या प्रोपेलर होता है? 2 प्रोपेलर हुए। अब उन जहाजों में हम उसको टर्न कर सकते हैं। उसमें बताएं क्या है, सपोज हमें एक शार्प टर्न लेना है, फर्स्ट शार्प टर्न लेना है पोर्ट साइड। अब शार्प टर्न पोर्ट साइड लेना है तो एक को अस्टर्न चला, एक को फॉरवर्ड चला, घूम गए जहाज घूम गए। तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट वाला जो है पहला प्रोपेलर इस तरफ है, वो लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर है सपोज, तो हमने उसको अस्टर्न मूवमेंट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट वाले प्रोपेलर को अस्टर्न मूवमेंट दे दिया तो फटाफट पोर्ट घूमना शुरू कर दिया। राइट साइड और हार्ड पोर्ट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड अस्टर्न मूवमेंट चल रहा है और वो लेफ्ट हैंडेड प्रोपेलर सीधा घूम रहा है, और राइट हैंडेड जो है उसको हार्ड पोर्ट दे दिया, फटाफट घूम दिया। तो एकदम उसका टर्निंग सर्कल बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ट्विन स्क्रू में हम उसी तरह से बहुत जल्दी टर्न कर सकते हैं। अब ये सारा आपको शिप हैंडलिंग में करना चाहिए, शिप कंस्ट्रक्शन में नहीं बेटा। ये सारा शिप हैंडलिंग का काम है। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, एंकर कैसे गिराते हैं, सब तो उधर करना है ना आपको। अच्छा सर, एक और बात पूछनी थी सर। हाँ, सर ये जो लोग बोलते हैं कि आप स्टर्न प्रोपल्शन की पावर जो होती है वो फॉरवर्ड प्रोपल्शन से कम होती है, होती है, बताया तो तो था। सर ये जो सीपीपी वाला होगा इसमें तो दोनों सर। देखो सीपीपी वाले में दोनों इक्वल हो जाएगा। हाँ सही बात है, दोनों इक्वल हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आप पिच चेंज कर सकते हो ना। सर फिर इसमें क्रैश स्टॉप का भी कोई चक्कर नहीं होता होगा? नहीं, इसमें क्रैश स्टॉप का चक्कर नहीं है। आपको सीपीपी जो है आपका पिच से ही कर रहे हो, और क्या, इंजन रिवर्स थोड़ा कर रहे हो पूरे। अच्छा, मतलब सर अगर क्रैश स्टॉप टाइप कुछ करना है तो पिच को एकदम उल्टा करना पड़ेगा? एकदम उल्टा करना, हाँ। ओके सर। बट वो टूट सकता है ना, क्रैश स्टॉप में बहुत लोड आ जाता है इस पे। हाँ सर, हाँ सर, ये सर वो, हाँ सर ये सर। ओके, ये आपका ऑयल कूल्ड स्टर्न ट्यूब है। स्टर्न ट्यूब बेसिकली आपका कवरिंग होता है प्रोपेलर के शाफ्ट का। तो यहाँ से आपकी कूलिंग हो रही है पाइप से, ऑयल से, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है। तो यहाँ ऑयल सील लगी होती है और इससे कूलिंग होती है, और ड्रेन कॉक्स लगे हुए होते हैं इसमें। अभी आपको दिखाऊंगा, एक्चुअल बाकी डायग्राम्स भी दिखाऊंगा। सिमिलरली ये भी ऑयल लुब्रिकेटेड, आजकल शिप्स में यही होता है, वाटर कूल्ड नहीं होता है। तो यहाँ प्रोपेलर पोस्ट लगा हुआ है या स्टर्न नट लगा होता है, क्योंकि जो प्रोपेलर पोस्ट को और स्टर्न फ्रेम को टाइट करने के लिए। फिर यहाँ आपका सील्स लगी होती है इधर और पीछे में, सील लगी होती हैं सो दैट ऑयल बाहर ना लीक करे। दिस एन आउट पीक बल्कहेड हियर, एंड ये वाला प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ कनेक्टेड है। आपको और अच्छा डायग्राम दिखाऊंगा, अभी बना के दिखाता हूँ वाला, मैंने भी हुआ है। तो ये वाला आपका लुब्रिकेटेड टैंक है, ऑयल ऊपर जाता है और ऊपर यहाँ आएगा एंड इस शाफ्ट को कूल करेगा। देयर वेंट हियर, एयर वेंट्स यहाँ होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। जो भी एयर यहाँ आ गई है उसको निकालने के लिए, अदरवाइज एयर ट्रैप हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल होता है। सो एयर वेंट से रिलीज होती है। आप पंप कर सकते हो, हैंड पंप भी लगा होता है फॉर कूलिंग दिस। अभी हम आपको और भी दिखाएंगे डायग्राम। आपको जो डायग्राम बनाना है वो ये वाला है, नीचे वाला। ऊपर वाला जो है आपके डीटीएस में नहीं है, बट कई बार एग्जाम में वो आ जाता है कि वाटर कूल्ड बना दो, तो आप यही बना दो ऑयल कूल्ड, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। जैसे ये दिखाया हुआ है, the way it is shown here, you have a shaft here and then you have surrounding the shaft you have this gun metal, your white metal bearing which is in black, and उसके all surrounding that will be your white gun metal liner। और उसके बाहर में आपका ये वाला stern tube हो गया,
ये वाला आपका व्हाइट मेटल बेयरिंग ब्लैक वाली होगी, उसकी साइड में एक और रिंग बनी हुई है, दैट इज योर गन मेटल लाइनर, उसके बाहर टर्न ट्यूब लगा है। तो उसी तरह ये वाला है, इसको मैं अब इनलार्ज कर देता हूँ। सो दिस इज योर स्टर्न ट्यूब, पीछे से इंटरमीडिएट शाफ्ट से कनेक्टेड है, पीछे क्रैंक शाफ्ट है, देन इंजन रूम जा रहा है। तो दिस इज योर स्टर्न ट्यूब, यहाँ स्टर्न फ्रेम लगा हुआ है, देन लॉकिंग नट है। These are your seals for sealing that oil. There is an oil inlet coming here, headed यहाँ supply आ रही है, then your oil feed holes are there so that your oil surface comes here and lubricates this shaft, otherwise वो बहुत गर्म हो जाएगी। So lubrication भी होगा movement के लिए, and दूसरा the heat will be there is an when the heat is there, that will be will come out here, the oil will come out here, will come to the oil drain. From there you can pump it to the header tank either by the pump or hand pump, and then again it can circulate. So here is your vent for any air which has been trapped here. So it will go to the oil vent and then goose pipe से वो air निकल सकती है. These are your oil seals which are here. तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है। मैंने बनाया हुआ डायग्राम मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको आसान लगेगा। अदर इसको देख के आप लोगों की हालत खराब हो गई होगी, कैसे बनाएंगे। So I have made an easier diagram. You mention 3D, 2D or 2.5D or 2/3D or D, ये सब नहीं मेंशन करना, आपको सिर्फ लेबल करना है। You don't have to mention 3D, 2D and all. आपको डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि उसको देखने से आदमी की हालत खराब हो जाती है कि ये ऑयल कूल्ड कैसे बनाएंगे। It becomes very difficult seeing that diagram. So इसीलिए मैंने बनाया डायग्राम, अभी आपको दिखा रहा हूँ। So this is the blue one is your shaft, तो propeller shaft है। This is your stern tube. And this is black one is your white metal bearing, green one here is gun metal liner. These are your oil seals here. Here ये oil seals हैं। यहाँ locking nut है, stern frame is the brown. So इसके पीछे intermediate shaft आता है, उसके पीछे crank shaft and then engine room आता है। So the oil header supply यहाँ होता है tank. So यहाँ से oil supply is there, the valve is here, it comes here. From the oil field holes, it comes and spreads out on the surface. Here, goes here. This is your off-peak bulkhead, यहाँ connected है. This is your pump. This can be pumped up. There's a hand pump here. It will go back to the header tank. So ये आपका सिस्टम हो गया ऑयल कूल स्टर्न फ्रेम का, स्टर्न ट्यूब का। तो आपको सिर्फ इसके बनाना है, you don't have to write anything on this. So this is the diagram. इसको देख के आप समझ सकते हो कैसे बनाना है। बनाओ वही डायग्राम, बट जस्ट इसको देखने से थोड़ा इजी हो जाता है कि आपको समझ आ जाएगा डायग्राम क्या है। उसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए अलग कलर्स में क्लैरिटी हो जाती है डायग्राम की। दैट्स व्हाई आई हैव मेड इन कलर्स। तो बना सकते हो ना आप डायग्राम। सर ये जो व्हाइट मेटल बेयरिंग है, ये क्या लुब्रिकेशन पर्पस होता है क्या इसका? हाँ, ये मेटल घसेगा नहीं, जल्दी घस जाएगा दूसरा मेटेरियल, नहीं तो भाई घूमता रहेगा वो शाफ्ट तो सारा घस जाएगा ना। तो व्हाइट मेटल बेयरिंग एंड गन मेटल लाइनर वो अकॉर्डिंगली घसेंगे नहीं, और दूसरा वो कंपैटिबल हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ, नहीं तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ कंपैटिबल चीज होनी चाहिए ना, अदरवाइज वो फ्रिक्शन इतना जनरेट होगा, लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, तो सारी चीजें मेल्ट हो जाएंगी, तो वो फ्यूज ना हो जाए, इसलिए ये सारा लगा हुआ। दैट्स व्हाई द व्हाइट मेटल बेयरिंग अंदर है, उसके बाहर गन मेटल लाइनर है, बाद में स्टर्न ट्यूब आता है। और सर ये जो लॉकिंग नट है, ये मतलब कैसे लगा है, इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। ये स्टर्न ट्यूब है, ये कैसे जोड़ रहा है मतलब? नहीं, स्टर्न ट्यूब तो देखो ऐसा है, स्टर्न फ्रेम जा रहा है तो स्टर्न ट्यूब तो उसके ऊपर लगा। स्टर्न फ्रेम बेसिकली इसका कवर है शाफ्ट का, ठीक है, स्टर्न ट्यूब कवर है शाफ्ट का। अब वो क्या है कि अगर उसको फिक्स नहीं करेंगे तो वाइब्रेशन से आगे पीछे होके वो ब्रेकअप कर लेगा। तो लॉकिंग नट उसको लगा है अराउंड द स्टर्न ट्यूब, सो दैट इसके साथ फिक्स कर दे, स्टर्न फ्रेम के साथ उसको एक जगह पे फिक्स कर ले, नहीं तो वाइब्रेशन से ये टूट सकता है। आपका ये आगे पीछे होगा वाइब्रेशन पे, सो दिस कैन ब्रेक ऑफ, तो उसको टाइट करने के लिए एक लॉकिंग नट लगा है। अब वो एक्चुअली उसका डायग्राम यहाँ मिलेगा ना, वो इंजीनियर्स को ज़्यादा पता होता है उसके बारे में, वो कैसे टाइट करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। वो स्टर्न ट्यूब, ये लॉकिंग नट कैसे लगाते हैं वो आपके कोर्स में ही नहीं है, इट्स नॉट इन योर कोर्स, वो इंजीनियर्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो वो आप इतनी, वैसे भी ये इंजीनियर्स के लिए था लेकिन आपके लिए डाल दिया, इंजीनियर्स के लिए, लेकिन आपके कोर्स में डाल दिया। लेकिन वो लॉकिंग नट कैसे लगाते हैं वो सब इतनी डिटेल में आप नहीं जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना तक करो बस, और हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझने में काम आ जाएगा।
फिर आगे करते हैं। देख लिया इसको, कर लिया? हाँ सर, ले लिया। जी सर। ऐसा है ना, ज्यादा चिंता करोगे परेशानी हो जाएगी, इसलिए आराम से करो, ज्यादा सोच विचार नहीं करो इस पे। अब ये वाला जो है, दिस वन इज बेसिकली शाफ्ट जो है वाटर कूल्ड वाला है, इसमें ऑयल सील नहीं होती, इसमें वाटर फ्लो से सी वाटर अंदर आता है, उसको ठंडा करते निकल जाता है। तो इसलिए आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन डायग्राम क्योंकि है तो ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये वाला बनाना, नीचे वाला, ये वाला। नाउ हाउ द ऑयल सील का सर, ये ऐसे सुनने में आता है ना कि वो ऑयल सील लीक हो गई तो पोल्यूशन हो गया, तो सर ये एट सी मतलब चेंज हो सकता है ऑयल सील? नहीं, ड्राई डॉक में होता है, एट सी कर ही नहीं सकते, एट सी कर ही नहीं सकते। अब ये प्रोपेलर को कैसे अटैच करते हैं टेल शाफ्ट में, एक्चुअली ये भी इंजीनियर्स का काम है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। प्रोपेलर जो है कैसे अटैच करते हैं, तुम पूछ रहे थे ना कैसे अटैच करते हैं, कैसे अटैच होता है। तो ये जब अटैच होगा तो ये चाबी से इसको टाइट करते हैं। एक तो चाबी से टाइट करते हैं इसको, इसकी चाबी होती है, और एक होती है कीलेस विदाउट चाबी। तो चाबी से टाइट करने वाला है तो आपका लॉकिंग नट लगा के टाइट कर सकते हैं, वो बड़े क्रेन से टाइट करते हैं उसको, ड्राई डॉक में करते हैं, आप नहीं कर सकते उसको टाइट। तो जो स्टर्न फ्रेम में आप देख रहे थे नट है, ये आप टाइट नहीं करते, ये बड़े क्रेन से टाइट करते हैं ड्राई डॉक। सो बेसिकली आपका एक तरीका होता है टू फिक्स दिस प्रोपेलर हियर ऑन द शाफ्ट, एक टेपर्ड शाफ्ट होती है जिसपे ये फिक्स होता है। दूसरा तरीका होता है कि इसके अंदर ग्रूव्स लगे होते हैं, उसमें तेल पास करते हैं, वो बगैर चाबी के टाइट कर देते हैं, क्योंकि वो जब प्रेशर करते हैं तो उसमें आपका वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर कम हो जाता है, और ज़्यादा वेलोसिटी में वो टाइट कर लेते हैं, क्योंकि अंदर प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, वो अंदर फिक्स हो जाता है। तो दो तरीके हैं उसको टाइट करने के, एक होता है बगैर चाबी के और एक होता है चाबी के साथ। ऐसे तो आप लोगों के कभी एग्जाम में आया ही नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियर्स का है, लेकिन इसको दिया हुआ डीटीएस में तो फिर हमने इसको डाल दिया। सो ऑपरेशन विद द की अरेंजमेंट, a key is inserted through the propeller and taper on the tail shaft. Taper मतलब जहाँ वो पतला हो रहा है। A large nut is used to fasten and lock this key in place at the end of tail shaft. जो nut आपको दिखाया था उसको tight cranes. So once done, the cone is mounted over the end of the tail shaft to provide a smooth flow of water from the propeller. तो एक तो चाबी के साथ वो नट को टाइट किया, वो चाबी होती है बड़ी, ड्राई डॉक में होती है, वो उससे वो करते हैं, नॉर्मल शिप में नहीं करते। सेकेंड होता है विदाउट चाबी, सो इसमें ऑयल इंजेक्शन से करते हैं। सो ग्रूव्स बने होते हैं इनसाइड में, द ऑयल इज इंजेक्टेड विद हाई वेलोसिटी, व्हेन इट इज इंजेक्टेड विद हाई वेलोसिटी द प्रेशर रिड्यूसेस इनसाइड एंड बर्नौलीज इफेक्ट से वो टाइट हो जाता है। So in this arrangement, the propeller bore has series of axial and circumferential grooves. Grooves means उसमें cuttings होती हैं, grooves बने होते हैं, जिसमें oil pass करते हैं high velocity. So the propeller is mounted over the tapered end section of the tail shaft, and high pressurized oil is pumped through these grooves in between the tapered section. उससे आपकी pressure अंदर कम हो जाता है, and then it can fix up. So the oil is injected mainly to reduce the friction and for the absorption of heat. Moreover, this is done at the time of mounting the propeller on shaft. First, the high pressure is built between the two parts, and the propeller is pushed up the shaft taper by hydraulic jacking ring in the dry dock. And when the propeller is properly aligned, the oil pressure is released and the oil runs back, and the released pressure leaves the shaft and propeller fastened together. आपको बताया था ऐसे फिक्स करते हैं। तो आता है आपका टेल शाफ्ट, ये शाफ्ट टनल। तो शाफ्ट टनल बेसिकली यही टेल शाफ्ट है, इसको हम कहते हैं प्रोपेलर शाफ्ट और टेल शाफ्ट। दिस इज पासिंग थ्रू योर टनल, और इसको हम टाइट करके रखा बिकॉज वाइब्रेशन बहुत होता है। सो दिस इज द डायग्राम हियर, दिस इज द सेंटर गर्डर, दिस इज द टनल स्टिफनर एंड टनल प्लेटिंग, इट्स द टेल शाफ्ट व्हिच इज पासिंग शाफ्ट टनल। अब शाफ्ट टनल में वाटर टाइटनेस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाटर टाइट नहीं होगा तो पानी भर जाएगा और वो इंजनों में आ जाएगा। So the watertight seal in the bulkhead between the stern tube space and machinery space must be located in a watertight shaft tunnel. So the vessel must be designed so that the margin line will not be submerged when the watertight shaft tunnel is flush. Now margin line ये आपकी stability में है, an imaginary line 75 or 76 millimeter below your bulkhead deck line. Bulkhead deck line is a line which is passing through your or your upper deck line जो है, that is bulkhead deck line, because all your upper deck is passing through which your bulkheads are connected to your upper deck, so your deck line is your bulkhead deck line.
So this margin line is 75 to 76 millimeter below that imaginary line. It has not to be flooded in any condition of stability. Even when your watertight shaft tunnel is flooded, it should not be submerged. Your intact stability requirements. ये stability का आपका है question. मार्जिन लाइन डेक लाइन के नीचे होगी. हाँ, डेक लाइन के नीचे. बेसिकली डेक लाइन के नीचे नहीं, हम उसको कहते हैं बल्कहेड के नीचे. बल्कहेड लाइन जो होती है वो बेसिकली जहाँ बल्कहेड आपके डेक से कनेक्टेड है उसको बल्कहेड लाइन कहते हैं. तो बल्कहेड लाइन जो है अपरमोस्ट कंटिन्यूअस डेक की जो लाइन है उससे 75 या 76 मिलीमीटर बिलो होती है. And that has not to be flooded in any condition of stability for intact stability requirements. एग्जाम में आ चुका है मार्जिन लाइन क्या होती है. शाफ्ट टनल वाटर टाइट डोर रिक्वायरमेंट्स. तो जो दरवाजा होता है वाटर टाइट डोर शाफ्ट टनल का, ये 16 की रिक्वायरमेंट्स है. सो द डोर मस्ट बी आइदर वर्टिकल और स्लाइडिंग. मीन्स ऑफ क्लोजिंग मस्ट बी पॉजिटिव. शुड नॉट रिलाई ऑन ग्रेविटी और ड्रॉपिंग वेट. तो इसको पॉजिटिवली इसको क्लोज करना है, ग्रेविटी से नहीं. Number 3, it is capable of operating with a list of 15 degrees and capable of being quickly closed from accessible position above the bulkhead deck. It must be operated from the vicinity of the door in addition to the point above the bulkhead, जहाँ से इसको बंद कर सकते हैं. अगर कोई पावर नहीं है, then the door must be closed and opened by manual operating pump, otherwise hydraulic से बंद होगा. तो अगर पावर नहीं है तो मैनुअली इसको क्लोज करने के लिए व्हील होगी, ऊपर में होगी, मतलब फ्रॉम वेयर यू कैन ऑपरेट. इसमें इंडेक्स होगा टू शो वेदर द डोर इज ओपनड और क्लोज्ड, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम आउटसाइड वेदर इज क्लोज्ड और ओपन, एंड अकॉर्डिंगली उसको बंद करना है कि नहीं करना वो आप कर सकते हो. सो दैट इज योर शाफ्ट टनल डोर रिक्वायरमेंट्स. ये ओरल में पूछ सकते हैं बट रिटन में मुझे नहीं लगता कभी आया शाफ्ट टनल डोर रिक्वायरमेंट. तो अभी वीडियो देख लेते हैं फिर आपके प्रोपेलर का. विल सी द वीडियो. But the principles are the same. One propeller is the controllable or variable pitch propeller. But how exactly does it work? These small boats are powered by small propellers, but the principles are the same. The propeller is the controllable or variable pitch propeller. How exactly does it work? This vessel is the Hermes. It's an old design deep sea salvage tug, fitted with 2 propellers. I don't know what her original propulsion was, but I can use her for this demonstration and give her 1 controllable pitch and 1 fixed pitch propeller. Spinning away like this, it's hard to see anything much. So let's slow it down and look at the controllable pitch. Like this, she's running ahead. The propeller blade is cutting the water and propelling it backwards. No different to a fixed propeller. When running ahead, they look exactly the same. The difference comes when we want to reduce a fixed propeller. You have to slow the rotation. Very easy if you've either got a gearbox or an engine that can easily vary its speed. It's a bit harder when your engine likes to run at a constant speed. The variable pitch propeller, on the other hand, runs at a constant rotational speed. To reduce the vessel's speed, you change the angle of attack of each blade instead. It's hard to see while rotating, so let's stop it and have a closer look. Running ahead, you can see it's got a steep angle of attack. This makes it harder to turn, but generates more thrust. As you reduce the angle of attack, the engine has an easier time turning the propeller, but it generates less thrust, slowing the vessel. Generate 0 thrust by setting the pitch to 0. For example, this setting would be used when a ship has started her engines but is still alongside her berth, not yet wanting to move. By contrast, to set a fixed pitch propeller to generate 0 thrust, you literally stop it. For a stern propulsion, a fixed pitch propeller needs to turn in the opposite direction. Ships do this either through a gearbox arrangement or sometimes by literally stopping the engine and restarting it in the other direction. A variable pitch propeller just needs to alter its pitch to be pointing the other way. Stop it again, you can see the alteration becomes a lot clearer. The shallow angle generates lesser stern thrust, but you can increase it by altering the blades even further. One thing to just compare quickly is the path that the water is directed down. Going astern, you can see the shape of the blade is less efficient than it was when going ahead. This is why ships' stern power is sometimes up to 50% less than for the same pitch ahead. Fixed pitch propellers, on the other hand, don't suffer quite as badly, as they're effectively always at their maximum pitch setting. The main takeaway point is that a controllable pitch propeller is constantly spinning. It's constantly generating a bit of water flow at the stern of the vessel. When handling a vessel at slow speed, that's enough to actually start a turn and throw you out of position. We call this effect transverse thrust, or propeller work, but that is a topic for another video. Hopefully in this video
controllable pitch propeller works and what it means if you have one on your boat. Hello friends, welcome back to my channel MEO Exams. Today's video is on stern tube bearings. Before I begin with the video, do subscribe to my channel and share it with your friends. So friends, in this video I will discuss about the stern tube which is mostly employed or used on today's modern. I will be discussing about the stern tube which was used on previous or older ships. Now let's begin with this video. Function of the stern tube is to provide bearing for the tail shaft. If bearing is there, then some time of lubrication is also required. The seawater was used as lubricant, but nowadays in modern, the closed system of lube oil is used for lubrication of these bearings. And the other main function is the sealing arrangement, so that the seawater does not enter into the. So the stern tube is a hollow tube passing at the ship's lower stern part, carrying the tail shaft, and the tail shaft is connected to the propeller out at sea. So we can see the construction in this diagram. This is the aft part of the bearing, this is the forward part of the bearing, and this is the aft seal, and this is the forward seal arrangement. Same thing you can see in this diagram also the bearings and the seal rings. There are three types of bearings which are used. First is the seawater lubricated stern tube bearings, then simplex type stern tube bearings which are oil lubricated, and split stern tube bearings. And similarly we have sealing arrangements, box type sealing arrangement, then we have lip seal and the radial face sealing arrangement. In this video I'll just focus on this lip seal arrangement. Bearings being at the end of the shaft are affected by the overhang weight of the propeller. Basically bearing acts as cantilever, so this weight of the propeller acts in the downward direction, and the bearings the bearing see edge loading over here, as you can see. Forward part also. This is the graph for the crankshaft, the shaft deflection graph. Over here we can see the edge loading. This is the aft part of the bearing, and this is the forward part of the bearing. This is the intermediate, and these are the bearings for the main engine, main bearings for the main engine. The material which are used in construction of these bearings are the white metal or the grey or nodular cast iron. But recent developments, these composite metals can be used, or sometimes ceramics are also used. Now the lip seal arrangement. Assembly basically consists of nitrile rubber rings, have very special cross section, and they are sandwiched between bronze rings, as you can see over here. These are the bronze rings, and this is the seal ring, nitrile seal rings. Individual rubber lip seal is held in contact with the renewable sleeve fitted to the shaft, elasticity, and a garter spring. So these seal rings are held in contact with this sleeve, or which is also called the chrome liner, so that the shaft can be protected. As you know that the shaft continuously rotates, so after some time in service there will be a grooving on the shaft, and it will be very costly affair to renew the shaft. So instead chrome liner is provided on the shaft, so that if grooves develop on this liner, then the position of the liner can be adjusted to take care of the groove, or if groove is very heavy or cannot be managed with the of the liner, then this liner can be easily renewed. The rings, these nitrile rings, can be renewed by cutting them in place and then vulcanizing and fixing it in place. Simplex stern tube have 2 rings forward and 3 rings in the aft seal ring. The latest systems which uses air, there are 2 rings in the forward and 4 rings in the aft seal ring is built from assembly, namely the flange rings over here are facing towards the aft, and these are facing towards the forward. And मतलब ज्यादा डिटेल में है ये डायग्राम, इसको both rings are facing towards the aft. ये काफी डिटेल में है, तो उसको बंद कर देते हैं. The very special profile of काफी वो इंजीनियर्स के लिए डिटेल में चला गया, तो इसलिए you don't have to go so much in detail. चलो अब चाय का टाइम हो गया, so you can take your tea. And अच्छा ये पूछना था, आपका पेंटिंग पाउंडिंग का डिटेल हो गया है ना, ऑलरेडी खत्म हो गया ना सारा? पेंटिंग पाउंडिंग हैज बीन फिनिश्ड ना आपकी? हाँ सर हो गया. हाँ तो बस आपका सिर्फ बिल्ज कील बचा है, बाकी तो सारा खत्म हो गया. बिल्ज कील इज जस्ट 10 मिनट्स ऑफ स्टडी और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. हाँ क्या क्वेश्चन था सर? ये नंबर ऑफ ब्लेड से भी स्पीड पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ आपका जैसे बोर्ड्स में
तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। नॉर्मल शिप्स में 4 ब्लेड होता है तो होल्डिंग पावर बेटर है। पैसेंजर शिप्स में नंबर ऑफ ब्लेड बढ़ जाते हैं, 5 से 6 हो जाते हैं, उसमें स्लिप कम हो जाती है और वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। होल्डिंग पावर 6 ब्लेड की ज़्यादा है बट उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए आपके शिप्स में 4 ब्लेड का प्रोपेलर होता है और बोट्स में 3 ब्लेड का होता है। तो ब्लेड से भी अगर पंखा अगर आप देखो ज़्यादा ब्लेड बढ़ाओगे तो हवा तेज चलेगी कि नहीं चलेगी, वैसे ही ब्लेड पानी में भी। हाँ, और क्या पूछना था, और क्या क्वेश्चन है? तो फिर अगली क्लास में वी विल डू दिस कंप्लीट दिस बिल्ज कील, 10 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा